हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, फ्रेंड, फिलोसोफर गाइड। हमारे साथ हैं हरियाणा अड्डा के फैकल्टी रुद्र सर भी। तो आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर। और थंबनेल देखकर आपने पता लगा ही लिया होगा कि ये किसका इंटरव्यू है, कौन है। लेकिन डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, ये तो हमने कई दफा सुना होगा। तो एक बार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक एस्पिरेंट को जीरो से लेकर, यानी कि फर्श से लेकर अर्श तक की तैयारी कैसे होती है, उसके बारे में पूरा डिटेल पता चलेगा। सो मैं स्वागत करना चाहता हूं, बुलाना चाहता हूं हरियाणा सिविल सर्विसेज के टॉपर रूबेन शर्मा को, जिन्होंने सक्सेसफुली इस अटेम्प्ट में फतेह हासिल की है और बतौर डीएसपी इनका सिलेक्शन हुआ है। सो रूबेन जी, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया इस यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए और शुभकामनाएं आपको। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच। मैं अपने स्टूडेंट से, एस्पिरेंट से और व्यूअर से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आई वॉज वन ऑफ द कोर पैनलिस्ट व्हेन रूबेन वॉज गिविंग द मॉक इंटरव्यू। एंड मैं रूबेन से ये पूछना चाहता हूँ, रूबेन, तब के रूबेन में और अब के रूबेन में क्या फर्क है? सर आई थिंक आपका रूबेन थोड़ा रिलैक्स्ड है बिकॉज उसको जॉब मिल गया है और काफी अच्छी पोस्ट मिली है जो मैं चाह रहा था सर। लाइक मतलब डीएसपी इज अ यू कैन से इट्स अ ड्रीम पोस्ट फॉर मी। आई एम वेरी वेरी Right, सेटिस्फाइड विद दिस right, एंड डेफिनेटली आई एम एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर, क्योंकि अभी तो वो एक प्रिपरेशन साइकिल में ही था, मतलब स्टडीज में। बट नाउ right, आई एम मोर एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर, जो मेरी ट्रेनिंग होगी, जो मेरी पोस्टिंग होगी। सो यस। right. क्योंकि मैं सबको बताना चाहता हूं, यहाँ पे जब मॉक इंटरव्यू हो रहा था तो रूबन एक बार भी मुस्कुराए नहीं थे। और अभी देखिए, मतलब आप देख सकते हैं इनके चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस है, जो सेटिस्फैक्शन है, आई कैन लिटरली सी ऑन हिज फेस। सो आई वांटेड टू स्टार्ट फ्रॉम देयर रूबन, कि इंटरव्यू में, क्योंकि आई वॉज देयर, यू वर देयर एंड अमोल अमोल श्रीवास्तव जी वॉज देयर, हम लोग मॉक इंटरव्यू ले रहे थे। सो कितना आपको सपोर्ट मिला, कितना हेल्प मिला उस मॉक इंटरव्यू से? सो आई थिंक उस मॉक में मेरे को काफी बहुत ज्यादा डिटेल फीडबैक दिया गया था। डेफिनेटली लाइक आई वाज गिवन मल्टीपल पॉइंट्स, लाइक 10-11 एक्शनेबल पॉइंट्स, और उनको मैंने अप्लाई भी किया था अपने इंटरव्यू में। जी, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड या थोड़ा स्माइल से रिलेटेड या हैंड जेस्चर्स, तो आई थिंक जब मैं इंटरव्यू में गया तो आई वाज मोर रिलैक्स। मतलब मॉक में तो मैं स्माइल नहीं कर रहा था, बट आई रिमेंबर जब मैंने असली इंटरव्यू दिया, देयर वर मेनी ओकेजन्स जब मैं स्माइल कर रहा था। ओके, और देयर वर सर्टेन tips which were given to me, like there were certain things जब मैं I was like staring, like looking up while thinking, not making eye contact. So ये कुछ कुछ ऐसी फाइन टिप्स थी जो मैंने डेफिनेटली अप्लाई करी अपने मॉक में, रियल राइट। इंटरव्यू। कोई कोई क्वेश्चंस ऐसे जो मॉक इंटरव्यू में आपको पता हो, कुछ कुछ दो तीन क्वेश्चंस जो कि याद आ रहे हो आपको? हाँ, तो एक तो सर ये क्वेश्चन था ही कि why do you want to prepare for civil service। तो हम्म, इसका आंसर मैंने जब मॉक में दिया था तो बताया गया, तो थोड़ा सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा था, क्योंकि उसमें मैं कहीं ना कहीं अपना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। बट और मतलब जब मैंने मॉक दे दिया और फिर मैं रियल इंटरव्यू में गया तो मैंने आई मेड दोस चेंजेस। सो ओके, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। ओके, एंड there were other questions also, I won't say exactly similar but on the similar lines. So when they came up, so there were like few pointers already in my mind, जिसके बेस में मैं उसको थोड़ा इजीली आंसर कर पाया। हम्म। अच्छा, कहा जाता है रूबन, हरियाणा में कि घर का थानेदार बाहर के एसपी से ज्यादा वक्त आती है बहुत। तो अब तो आप डीएसपी बन गए हैं, तो ये जो खुशी है वो माँ बाप कैसे जाहिर कर रहे हैं? पेरेंट्स तो काफी खुश है डेफिनेटली, क्योंकि काफी थोड़ा मतलब टाइम भी हो गया था मेरे को इस जर्नी में, और मैं एक जॉब भी लीव करके आ रखा था, एक अच्छी वेल पेइंग जॉब। तो डेफिनेटली दे आर वेरी सेटिस्फाइड, काफी खुश है। मतलब एक रिजल्ट आया और वो रिजल्ट भी काफी अच्छा आया। और मेरे तो फादर जो है वो तो ही वर्क्स इन हरियाणा ओनली, तो उनकी तो जॉब भी हम्म, वहीं पर है। हम्म। तो आई थिंक दे आर वेरी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। ग्रेट, ग्रेट। रिजल्ट आया था तो क्या कंट्रोल एफ किया था? कंट्रोल ऐसे क्या होता है सर, आई डोंट रिमेम्बर। फुल स्क्रीन होती है क्या? आई डोंट। Find your number. Find हाँ, your मतलब number. क्या, Are you there in list or not? रोल नंबर क्या? हाँ,
नहीं तो वो तो आई थिंक एज इमेज फॉर्म में आया था ना, तो आई थिंक जब लिस्ट इनिशियली लिस्ट आई थी तो इट वाज डाउनलोडेड एज एन इमेज। अच्छा, इमेज फॉर्म में थी। ओके। तो मैंने जस्ट स्क्रॉल, तो लिस्ट इतनी लंबी थी, अपने नंबर पे स्क्रॉल किया था। हम्म। आई सॉ माय मार्क्स। उसमें तो कुछ ओके। समझ नहीं आया था मार्क्स को देख के क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बट आई थिंक ओके। उसके बाद थोड़ी रिसर्च करी, एक्सेल फाइल बनाई, सॉर्ट किया, वो किया, तब जाके आइडिया लगा था। ओके। ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब आप एक टॉपर बन चुके हैं और एस्पिरेंट की जो विशियस साइकिल है उससे आपको निजात मिल चुका है। अब आप वो अभिमन्यु हैं जो कि चक्र तोड़ दिए हैं, है ना? तो हाँ भाई। राइट। सो कुछ ऐसे चैलेंजेस जो आपने फेस किए थे रूबन, जब तक आप एस्पिरेंट थे, कि हाँ ये चैलेंजेस थे मेरे, बहुत मुश्किलात हुए रिवीजन करने में या फिर ये सब्जेक्ट पढ़ने में, कुछ ऐसे हैं चैलेंजेस जो आपको लगते थे कि यार ये बहुत टफ था ये वाला फेज? सो सर आई थिंक जो बिगेस्ट चैलेंज जो मेरे को लगा है इस पूरी जर्नी का, वो था एक प्लानिंग वाला पार्ट। ओके। क्योंकि एस्पिरेंट हम लोग, आई थिंक देयर मेनी एस्पिरेंट्स व्हिच आई हैव सीन जो काफी हार्ड वर्किंग होते हैं। आई थिंक आई वाज आल्सो वन ऑफ देम, जो मतलब सुबह से ही उठते हैं और अपना इसी जर्नी पे पूरा लगे रहते हैं, स्टडी करते हैं, कभी न्यूज़पेपर कभी ये, और पूरी रात तक ही पढ़ते रहते हैं, रिवाइज करते हैं। बट वन एरिया वेयर आई लैक्ड, व्हिच आई थिंक जो मेरे लिए चैलेंज भी रहा, जो बाद में मुझे अपने फेलियर्स के बाद समझ आया, वो एक प्लानिंग वाला एरिया। आई थिंक वी डोंट प्लान, मतलब हम प्लानिंग नहीं करते, हम स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, जो मैं अपनी तरफ सोच सकता हूँ कि लाइक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शायद इतना ध्यान नहीं देंगे, इन मेंस आल्सो, इन प्रीलिम्स आल्सो हम कोई एक बुक उठाएंगे तो हम उसे पूरा ही पढ़ते रहेंगे, लाइक लक्ष्मीकांत पूरी पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, उसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, एक वो जो स्ट्रेटेजी होती है, और एक अपना डेली स्केड्यूल की ओके मेरा मेंस अभी 2 महीने बाद है, तो मेरे को इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं सिर्फ 8 घंटे दे सकता हूँ, तो लेट्स से मैं 2 घंटे आज दूंगा, 2 घंटे ऐसे। तो वो जो लगता है वो मैं लैक करता था। बस मेरे को पता था कि 2 महीने बाद मेंस है, और बस मैं सुबह उठ के बस पढ़ने बैठ गया हूँ, और जब मेंस आया तो मैंने देखा कुछ अनइम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें मैंने ज्यादा टाइम दे दिया है, और कुछ ऐसे की एरियाज हैं जिन पे मैं टाइम नहीं दे पाया। तो आई थिंक ये जो प्लानिंग वाला एस्पेक्ट है, दैट वाज लाइक द बिगेस्ट चैलेंज मेरे लिए। तो अगर ये तो कहा था कि देहरादून का लड़का हरियाणा में आकर टॉप किया है, देखते तो हैं। इस बात पर मतलब कितना आपको प्राउड फील होता है कि नॉट ओनली फ्रॉम द बॉयज और गर्ल्स फ्रॉम द हरियाणा, आई एम फ्रॉम द नॉन स्टेट, ऐसे कर नॉन हरियाणा स्टेट, एंड दो आई टॉप। तो आई थिंक जितने भी उत्तराखंड के एस्पिरेंट्स होंगे उनके लिए व्हाट यू वांटेड टू से, बिकॉज बहुत सारा नोशन होता है कि हरियाणा में सिर्फ हरियाणा डोमिसाइल वाले ही भाई टॉप कर सकते हैं। सो व्हाट्स योर से ऑन दैट, और क्या इस बात से आपको घबराहट होती थी कि यार कहीं मुझे प्रेफरेंस ना मिले? सर घबराहट तो जैसे इंटरव्यू में कुछ कुछ ने मुझे बोला था कि ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता, बट उसके बारे में मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि जो ये पूरा एग्जाम कंडक्ट हुआ है काफी प्रोफेशनली कंडक्ट किया गया है, काफी फेयर मैनर में हुआ है, जो भी पूरा प्रोसेस था काफी ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश भी की है, हमें प्लेस बता नहीं था अपना इंटरव्यू में। और वैसे भी अगर हम यूजुअली हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें हमें कोई सा भी स्टेट मिल सकता है एज अ कार्डर। सो आई राइट। थिंक एज एन इंडिविजुअल, एज एन एस्पिरेंट, वी शुड बी रेडी टू सर्व एनीवेयर इन द कंट्री। तो मेरा भी वही व्यू था। और रही बात अगर कोई उत्तराखंड का कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो मुझसे कुछ ऐसा सीखना चाहेगा, तो उनको मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आसपास के सारे एग्जाम्स हैं स्टेट के पीसीएस, चाहे वो यूपी हो हरियाणा हो, जहाँ पे एक हिंदी एक कंपल्सरी लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल है, वो डेफिनेटली देने चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो हमारा अल्टीमेट एम एक सिविल सर्वेंट बनना ही होता है। तो चाहे वो हम अपना होम स्टेट हो या कोई भी स्टेट हो, आई थिंक वी शुड, हम इक्वली कंफर्टेबल और इक्वली हैप्पी होंगे कहीं पे भी हम वो चीज कर पाए। राइट। मेरा एक आखिरी सवाल है, उसके बाद रुद्र सर कुछ अपने स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन शायद आपसे पूछेंगे। रूबन, फर्ज कर लीजिए कि इस रिजल्ट में आपका नहीं हुआ होता, तो क्या आप अगला अटेम्प्ट देते या फिर जॉब से फिर बैक टू प्राइवेट जॉब? सर ये तो मैंने अपने माइंड में पहले से ही डिसाइड कर रखा था, इनफैक्ट अभी भी करा हुआ है, क्योंकि मेरा यूपीएससी में एक लास्ट अटेम्प्ट रहता है, 6 अटेम्प्ट, 5 मैं देख चुका हूँ, और ये 6 वाला भी मैं दूंगा, मतलब तैयारी के साथ दूंगा। ये 23 वाला, ये वाला? ये वाला, हाँ जी। तो मेरे से इंटरव्यू में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, और मैंने वही आंसर दिया था जो बिल्कुल सच है। तो मैंने अपने माइंड में ऑलरेडी मेकअप करा हुआ था कि दिस इज द लास्ट ईयर, इनफैक्ट जो मैं लास्ट ईयर है जो अपनी प्रिपरेशन को देने वाला हूँ अपनी मतलब फुल एफर्ट से, और उसके बाद भी नहीं होता तो फिर डेफिनेटली मैं प्राइवेट सेक्टर में चले जाता।
बट ये अटेम्प्ट तो मैं देता ही देता, तो ये मैंने अपना पहले से ही सोच रखा था। तो आई थिंक ये भी एक एक्सपीरियंस को होना चाहिए कि उनके माइंड में एक टाइमलाइन जरूर होनी चाहिए कि टिल व्हेन आर दे गोइंग टू ट्राई, और उसके बाद कब, बिकॉज यूपीएससी के अटेम्प्ट्स तो ओवर हो गए, बट ये स्टेट पीसीएस की तो आप 40-42 तक दे सकते हैं, बट वी वांट टू वेट फॉर दैट, क्योंकि लाइफ में और भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, दे हैव टू मूव आल्सो। राइट। तो आई वाज वेरी क्लियर इन माय माइंड कि ये तो मैं दूंगा ही दूंगा, और इसके बाद आई गो टू द प्राइवेट सेक्टर। ओके, रुद्र सर। यस, तो रुबेन, बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं आपको सबसे पहले तो। और आप वाकई में ना बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन एक्चुअल में। तो इस इंस्पिरेशन के लिए एक और जो बड़ी इंस्पिरेशन वो है कि जैसा मैं सुन रहा हूं आप जॉब में हैं, तो एक बार आप अपने जॉब के आवर्स और आप कैसे अपनी तैयारी को बैलेंस करते थे, इससे भी हमारे एस्पिरेंट्स को बहुत मदद मिलेगी। तो आप उसके बारे में एक बार थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए, कैसे आप मैनेज करते थे दोनों चीजों साइमल्टेनियस। नहीं सर, एक्चुअली मैं जॉब छोड़ दिया था, आई वर्क फॉर 3 इयर्स, और उसके ओके बाद नॉट ओके साइमल्टेनियस। सो यू वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो वहां पर तो शायद आप जॉब में थे नहीं, आप सर जो बोल रहे थे अटेम्प्ट्स नहीं। जब मैं जॉब में था तब मैं सिविल सर्विस के बारे में बहुत, बस मेरे को एक वेग सा आइडिया था क्या है, और मैं जाना चाहता था, बट प्रिपरेशन तो फुल फ्लेजेड मैंने जॉब छोड़ने के बाद ही स्टार्ट किया। ओके ओके, तो मतलब आपका आइडिया था पहले, मतलब कुल मिला के ये बात हो गई कि यदि हम लोग फोकस्ड तैयारी करते हैं, डेडिकेटेड ओरिएंटेड तैयारी करते हैं, तो सफलता भी मिलती है, जैसा आपको इस बार मिल गया। तो हाँ, अच्छा, आपका एज ग्रुप क्या है, एक बार बताएंगे, व्हाट इज योर एज ग्रुप? सर आई एम लाइक 30 नाउ। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ जी। तो आपका मूल निवास क्या हरियाणा का है क्या? नहीं सर, देहरादून का ही रहने वाला हूँ मैं। देहरादून का ही मूल निवास भी है, ठीक है, चलो। तो देखिए, सबसे पहले मैं एस्पिरेंट्स आपके लिए एक प्रश्न जो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई, आपने अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्ट की है उसकी एक जर्नी को थोड़ा सा ब्रीफ में बता देते कि कहां से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, और आपका ये जो अटेम्प्ट था इसमें आपने ऐसा क्या स्पेशल किया कि यहां पर आप सफल हो गए, कुछ ऐसा स्पेशल पॉइंट क्या था? यस। तो सर मैं तो 2018 से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ जी। ये हरियाणा में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। बेसिकली मैं अभी यूपीएससी ही दे रहा था, उसी में मेरा फोकस था मेन। तो जो मेरा जो इस बार जो देखा जाए चेंज मैंने किया है, जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला, इस बार मैंने स्ट्रेटेजी पे बहुत ज्यादा फोकस किया। अगर मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं, जो हरियाणा के प्रीलिम्स की तैयारी थी उसके लिए मैंने शायद सिर्फ 2 या 3 डेज ही प्रिपेयर किया था, क्योंकि और यूजुअली लास्ट टाइम कभी कभी ऐसा हुआ, जैसे मैंने यूपी का भी स्टेट का मेंस दिया, इस बार भी दिया था और वो मैं क्लियर भी हुआ, तो उसमें भी मैंने सिर्फ प्रीलिम्स में बता रहा हूँ, मैं सिर्फ 5 डेज ही दिए थे। और लास्ट उससे पहले क्या होता था, मैं जैसे किसी ने बोल दिया कि आप 1 ईयर का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, पर देखते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे 1 ईयर का है। कभी भी ऐसा होता है कि एग्जाम से सिर्फ 5 मंथ्स पहले, एटलीस्ट यूपी में तो ऐसा ही होता है, 4 मंथ्स पहले ऐसा ही आता है। तो हम लोग कभी कभी सिर्फ सुन के कहीं से पूरे 1 ईयर का पढ़ते रहते हैं, काफी हार्डवर्क करते हैं, और वहां पे हमने टाइम भी दे देते हैं, पर उसका आउटपुट आता नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन ही नहीं आएगा एग्जाम में। तो इस बार जो मेरा मेन फोकस होता है, जैसे कोई भी एग्जाम के लिए मैं प्रिपेयर करता था, तो मैं पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाता था। मेरे पास एक नोटबुक भी अभी तो फिलहाल नहीं है मेरे पास, और मैं उसमें एक एक क्वेश्चन को स्टडी करके अपने आप मैंने उसके पॉइंटर्स बना रखे थे कि ये पॉलिटी के यहाँ से आया, ये ज्योग्राफी के करंट है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग है, वीक है। तो मैंने अपने ऐसे बहुत सारे पॉइंटर्स बनाए थे इस बार, और मैं उस पेपर को, प्रीवियस ईयर पेपर्स को एटलीस्ट 2-3 टाइम्स गो थ्रू करता था। एटलीस्ट अगर मेरे को 1 वीक प्रिपेयर करना होता था, तो फर्स्ट के 3 डेज में सिर्फ पेपर को ही देखता था, स्ट्रेटेजी बनाता था, और फिर मैं स्टडी करने के लिए घुसता था उसमें कि अच्छा मुझे ये पढ़ना है यहाँ से। जैसे हरियाणा में अब हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े थोड़े कम होते जा रहे थे, तो स्टूडेंट्स को नीड नहीं थी कि उसमें बहुत ज्यादा टाइम दे कैन मैनेज, पर ऐसा भी नहीं था कि आप बिल्कुल जीरो छोड़ दें। तो अगर आप ऊपर से एक बेसिक नॉलेज ले लेते, तो आप एक मेरे ख्याल से हाफ डे में हरियाणा कवर कर सकते थे, जो शायद जिसके लिए पहले आपको 1 वीक लगता। तो ये मैंने काफी स्ट्रेटेजी अपनी बदली है कि मेंस के लिए मैंने सेम ऐसे करता हूँ। इनफैक्ट मैंने अपनी नोटबुक बनाई है जिसमें सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को मैंने अलग अलग टैब में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में खुद लिख लिख के उसको कैटेगराइज किया है, ताकि मेरे दिमाग में बहुत ही क्लियर पिक्चर हो कि मैं जो एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ उसमें मेरे को एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट है। तो आई थिंक स्ट्रेटेजी बनाना वाज अ बिग चेंज, जिसने मेरी काफी हेल्प करी। तो बहुत, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप में एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी है जिसमें हम लोग टाइम को ऑप्टिमाइज्ड कर सकते हैं और कम समय में बिल्कुल सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मुझे बहुत ही
मतलब एक कह सकते हैं कि इट इज एन आइडियलिस्टिक अप्रोच। ऐसा ही एक एस्पिरेंट को भी अप्लाई करना चाहिए। एक बार आप, यदि कोई एस्पिरेंट है, 2 बार सुनना इस बात को वाकई में, और इस मर्म को आप लोग एजिमुलेट, आत्मसातित जरूर करने की कोशिश करना। क्योंकि देखिए, उन्होंने पहले भी एक बात बोली थी कि पहले मैं कैसे समय खराब होता था और मैंने कैसे प्लानिंग वाले स्ट्रेटेजाइज्ड मोड पे जब आया तो कैसे मैं समय को बचा लेता था, और सबसे खास बात, पहले पूरी बुक ना पढ़ने की बजाय अब वो क्या कर रहे हैं, अब जो है उन्होंने, और ये बात सही है कि आप यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख लेंगे तो यू विल हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द क्वेश्चन कि कैसे इस बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और सबसे खास बात, इस बार का जो एनसीईआरटी बेस्ड पूरा आपका प्रिलिमिनरी था, पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड था। एम आई करेक्ट और नॉट? यस रुबेन, यस है सर। ना? और आपने यूपीएससी की तैयारी की है, तो वहां पर क्या हुआ कि आपने कम भी प्रीलिम्स की तैयारी की, फिर भी आपने तुरंत क्लिक कर लिया, क्योंकि आपकी ऑलरेडी जो है एक आप कंफर्ट मोड में थे, है ना? यस हाँ, सर। यस। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपका जो मेंस का आंसर राइटिंग है, आपका उसमें कोई कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी रहा है क्या कि आपने मेंस आंसर राइटिंग में कैसे प्रैक्टिस किए? मॉक टेस्ट पेपर दिए थे क्या, या फिर यूपीएससी का दे रहे थे इसलिए मैनेज कर पाए? और एक और प्रश्न ये कि भाई, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में तो 10 और 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, यहां पर तो आपके 14 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो आपने इन चीजों को कैसे बैलेंस किया, आंसर को उस फ्रेम में कैसे लेकर आ पाया? तो सर सबसे पहले आंसर राइटिंग पे आता हूँ, मैंने प्रिपेयर कैसे किया। तो डेफिनेटली मैंने मॉक टेस्ट ज्वाइन किए थे, मॉक्स लगाए थे मैंने। बट आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है जो प्रीवियस ईयर टॉपर्स हैं उनकी आंसर कॉपी हम देखें, क्योंकि मॉक्स में मुझे लगता है मॉक्स वाले डेफिनेटली उनका इवैल्यूएशन और वो सब काफी अच्छा होता है। बट उसमें जैसे हमें जो एक मॉक की तरफ से एक आंसर मिलता है वो एक आइडियल आंसर है, तो कहीं की बार वो हम रेप्लिकेट नहीं कर पाते। बट जब हम टॉपर की किसी कॉपी से, मतलब मैं टॉपर की कॉपी लेता था, मैं सिर्फ क्वेश्चन देखता था और अपना आंसर लिखता था। फिर मैं उन टॉपर का आंसर पढ़ता था, देखता था कि क्या चीज एक्स्ट्रा है उसमें, कोई डायग्राम, कोई डेटा, कोई फिगर जो मेरे में नहीं है। इनफैक्ट जो लास्ट ईयर यूपीएससी की टॉपर है श्रुति, उनके आंसर तो आई थिंक ब्रिलियंट है हर उसमें। उनको मतलब उनका आई थिंक जीएस में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर किया था उन्होंने, तो उनकी कॉपी तो मैंने बहुत रिलीजियसली फॉलो करी है। शायद एक एक आंसर लिखा है और उनके आंसर से कंपेयर किया है, और उसी से पॉइंटर्स बनाता था कि मुझे इसमें डायग्राम चाहिए, डेटा चाहिए, ये सब चाहिए। और मॉक्स की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपको वो टाइम में फिनिश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रहती है। और रही बात वो स्विच करने की, आई थिंक जब मैं फर्स्ट, इस बार तो हरियाणा में पैटर्न चेंज हुआ था। पहले तो 2 नंबर के क्वेश्चन, 5, 10 नंबर के ऐसा रहता था। तो इस बार जैसे ही मैं पेपर में बैठा तो आई थिंक 2-3 मिनट तो मेरे को एडजस्ट करने में लगे थे वहां पे। एक इससे शायद जीएस का जो फर्स्ट पेपर था वो एक ऐसा पेपर था जिसमें मैंने शायद थोड़ा स्ट्रगल किया था कंप्लीट करने में, क्योंकि एकदम आपके माइंड को आपको अडेप्ट कराना होता है। तो मेरी तो स्ट्रेटजी यही रहती है, जो मैंने एग्जाम में भी किया था, जो लास्ट मैंने शीट खोली और 6 नंबर और बाय टोटल टाइम, बाय टोटल मार्क्स ऐसे डिवाइड करके मैं देख लेता हूँ कि इस नंबर, मतलब मेरे माइंड में ये तो था कि एक नंबर का कितना टाइम देना चाहिए, लाइक एक नंबर कितने मिनट का है मेरा। तो लेट्स से अगर वो 1.5 मिनट्स का है तो मुझे समझ आ गया अगर 6 नंबर का है तो 6 into 1.5 इतना ही टाइम मैं उसको दे सकता हूँ। तो यही स्ट्रेटेजी मैं अपना यूपीएससी में अपनाता था। मैं मार्क्स के हिसाब से ही टाइम देता था रेदर देन कितना मुझे आता है। बट इस बार मैंने थोड़ा क्वेश्चन जो 6 नंबर है थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा लिख दिया, वो 10 नंबर वाले हिसाब से लिखा था, तो थोड़ा मैंने स्ट्रगल किया था बट इतना नहीं। और आई थिंक जब मैं जैसे अपने फिलोसफी, जब अपना ऑप्शनल पेपर तक पहुंचा था, उसमें भी मेरे को आइडिया लग गया था कि यही पूछेंगे 6 नंबर और 14 नंबर। तो आई थिंक उस तक मैं बिल्कुल क्लियर था कि मुझे इतना ही टाइम देना, और वो तो मैंने परफेक्टली एग्जीक्यूट किया था। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने माइंड में कैलकुलेट करके जाए कि इसका इतना ही मार्क्स है और इसमें इतना ही मैं टाइम दे सकता हूँ, भले आपको कितना ही आता हो। और जैसे टाइम ओवर हो जाए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाए, क्योंकि वो नेक्स्ट क्वेश्चन से आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो मेरा तो यही अप्रोच रहता है कि मैं सिर्फ टाइम के हिसाब से ही क्वेश्चन देखता हूँ। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो हो सकता है, 30 सेकंड इधर उधर कम ज्यादा हो सकता है, कंक्लूड करना है आपको, नहीं हो पाया, बट मोटा मोटा आपको टाइम मैनेज करना ही है। तो रुबेन, एक्चुअल में आपने मेरा जो अगला प्रश्न था उसका भी आंसर दे दिया कि आपने टाइम को मैनेज भी कैसे कर लिया। उसके साथ 3-3 घंटे का जो स्लॉट है, उस प्रश्न को भी आपने अंदर ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया कि कैसे उन्होंने बैलेंस किया है। हाँ, इस पूरे प्रिपरेशन में बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव थे। एक सवाल है, एक सवाल यहाँ पे मैं रूबन से पूछना चाहता हूँ। रूबन के तरफ से सारे एस्पिरेंट्स के लिए ये हो सकता है। रूबन, इज इट नेसेसरी, क्योंकि हमने देखा हुआ है, ये मैं खुद में भी पर्सनली महसूस किया हूँ, जो यूपीएससी देता है, यूपीएससी की तैयारी करता है, चाहे यूपीएससी क्लियर हो ना हो, क्या वो स्टेट पीसीएस क्लियर कर सकता है? और ये इसका आंसर कई दफा मैं यस में सुना हूं। तो क्या ऐसी तैयारी है कि स्टेट क्लियर करने के लिए आपको यूपीएससी पढ़ना पड़ेगा? सर एक्चुअली अब जो हम पैटर्न देख रहे हैं
चाहे वो हरियाणा में इस बार से दिखा, अब यूपी में भी दिखा है वो, इनफैक्ट उत्तराखंड का भी मैंने दिया है, मेरा मेंस है तो उसमें भी मैंने देखा है। अब सारे स्टेट्स यूपीएससी पैटर्न की तरफ ही मूव करते जा रहे हैं। एक टाइम होता था कि आप एक यूपीएससी का या किसी स्टेट पीसीएस का पेपर लीजिए या और एक यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर लो, आप पेपर देखते बता सकते थे कि ये तो अलग है, ये यूपीएससी है और ये स्टेट है। अब मेरे ख्याल से वो जो डिफरेंस था वो धीरे धीरे नैरो डाउन होता जा रहा है, क्योंकि अब हरियाणा भी देखे जाए इतना इतना कोर में नहीं घुसा जितना यूपीएससी की 3 ऑप्शंस 4 ऑप्शंस ऐसे देगा। बट आई थिंक जो क्वेश्चंस की क्वालिटी है, एनालिटिकल क्वेश्चंस हो गए हैं, फैक्चुअल बहुत कम हो गया है, तो डेफिनेटली जो बंदा यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको इसमें हेल्प मिलेगी। और कहीं ना कहीं अब ये सारे एग्जाम्स किसी लाइंस में सिमिलर होते, इस बार अगर मेंस भी देखे हरियाणा को, आई थिंक वो प्योरली यूपीएससी लाइंस में ही था, क्योंकि लास्ट टाइम एक टाइम होता था फैक्चुअल क्वेश्चंस आए आते थे, इस बार काफी एनालिटिकल क्वेश्चंस थे और कहीं ना कहीं सिमिलर ही थे। सो डेफिनेटली जो यूपीएससी, मतलब मेरे ख्याल से तो जो कोई भी एस्पिरेंट जो किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है, बीट स्टेट तो यूपीएससी दे सकता है, आप यूपीएससी के लिए कर रहे हैं आप स्टेट दे सकते हैं। डेफिनेटली आपके कुछ कुछ चेंजेस हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एक ही जीएस का पेपर है, उसमें जीएस 1 2 3 4 है, तो उस हिसाब से तो आपकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन होगी। आपको एथिक्स नहीं पढ़ना है, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, मे बी आपको हिंदी पे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि उसमें हिंदी नहीं होती है, वो सब तो आप फाइन ट्यून करोगे। बट आई थिंक प्रीलिम्स निकालना और जीएस का जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट ओवरलैप करता है 80-90%। थैंक यू जी रुद्र सर। मैं आपसे अगला प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था और ऑप्शनल सब्जेक्ट को आपने कैसे हैंडल किया और चुनाव कैसे किया कि भाई यही ऑप्शनल मेरे लिए परफेक्ट सूट करता है? तो सर मेरा ऑप्शन था फिलॉसफी, तो उसको चूज मैंने एक्चुअली जब मैं फ्लिपकार्ट से आया था तो मेरा मैथ्स और इन सब की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट था, तो जब मैं जॉब छोड़ के आया था तो मैंने स्टैटिस्टिक्स है जो सब्जेक्ट उसको लिया था एक्चुअली, वो मैंने सोचा था इसमें मैं जाऊंगा, बट उसमें मेरे को गाइडेंस मटेरियल वीडियोस बहुत ही कम मिले। मतलब उसके लिए बुक्स क्या पढ़नी है, हार्डली ऐसा होता था कि एक दो 3-4 साल पहले किसी एक एस्पिरेंट ने उसको उस ऑप्शन से क्रैक किया हुआ है, तो मुझे उसमें गाइडेंस नहीं मिली। फिर फिलॉसफी में ऐसा था कि मैं मतलब कॉलेज डेज से ही थोड़ा स्पिरिचुअल बुक्स यानी लाइक स्वामी विवेकानंद का मैं काफी लिटरेचर पढ़ता आ रहा था काफी ज्यादा, तो जब मैंने वो टॉपिक्स देखे फिलॉसफी का, जब मैंने सिलेबस देखा तो उसमें कुछ कुछ नेम्स जिसमें काफी फैमिलियर था, चाहे वेदांता हो ये हो, तो फिर मुझे डेफिनेटली लगा कि ये एक ऐसी टॉप, और मैं ये सब तो मैंने इंटरव्यू से देख ही लिया था कि एक ऑप्शन ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, काफी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, शायद जितना कॉलेज में मैं ध्यान से नहीं पढ़ा हूँ उससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो फिर मैं समझ गया था कोई ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसको मैं पढ़ूंगा मेरे को मजा भी आए, तो फिलॉसफी वैसा ही था। देखो हर सब्जेक्ट में थोड़े बहुत वो होते हैं, फिलॉसफी में कुछ कुछ पोर्शन है जो मुझे नहीं पसंद आते हैं, जो मुझे लगता है कि मुझे रटना पड़ रहा है या मैं इसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो आई थिंक ऐसा कुछ 100 और 0 तो नहीं हो सकता, बट यस 80% मुझे पसंद है और 20% मुझे मैनेज करना पड़ रहा है, तो उस टाइप का बैलेंस मेरे को फिलॉसफी में ज्यादा बेटर लगा, तो इसलिए मैंने फिलॉसफी लिया। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन इज, आपने जो मेंस में हिंदी और इंग्लिश है जो 100 मार्क्स के पेपर और कंपलसरी पेपर है, उनका आपका क्या स्ट्रेटेजी रहा? और ऐसे राइटिंग का, जैसे यूपीएससी में आप ऐसे राइटिंग लिखते हैं तो उसने मदद किया, क्योंकि आपको इन दोनों पेपर्स को कैसे बैलेंस किया, क्योंकि यहाँ पर तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स भी गेन करने थे, कंपलसरी पेपर है। तो सर इंग्लिश की तो मेरी ज्यादा स्ट्रेटेजी नहीं थी, क्योंकि इंग्लिश मैं मतलब इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ और मेरी इंग्लिश रिलेटिवली स्ट्रांग है, क्योंकि मैंने बुक्स नॉवेल्स पढ़ना काफी मैं करता आ रहा हूँ, न्यूज़पेपर रीडिंग तो ये सब हमारी चलती रहती थी। तो जैसे मैंने इंग्लिश में ग्रामर और ये सब सॉल्व करके देखा तो मोस्टली मेरे क्वेश्चंस करेक्ट आ रहे थे, प्रीवियस ईयर्स के थे, तो उसमें बहुत ज्यादा रूल्स में जाना ग्रामर के वो सब तो मैंने नहीं किया, क्योंकि वो मुझे आता ही था। और जो मेरी राइटिंग भी है, चाहे वो प्रेसी राइटिंग हो या कॉम्प्रिहेंशन को एक्सप्लेन करने वाले पार्ट हो, वो भी मेरा रिलेटिवली स्ट्रांग ही था। तो इंग्लिश में तो मैंने बहुत ज्यादा, पर ऐसा मैं जरूर बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश में 0 ध्यान दिया है, मैं इतना वो कॉन्फिडेंट नहीं हुआ कि इंग्लिश और मैं कर ही लूंगा, ऐसा नहीं है। मतलब कुछ कुछ बेसिक रूल्स ग्रामर के मैंने डेफिनेटली रिवाइज करके किया था, वर्ब टेंस, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है तो हम भूल जाते हैं और वहाँ पे वो एक्सेप्शंस ही पूछते हैं। मैंने एक चीज नोटिस करी है एग्जाम में, वो एक Yes, जनरल पूछेंगे, वो एक्सेप्शंस ही पूछते हैं यूजुअली, और वो एक्सेप्शंस एक बंदा चाहे उसकी इंग्लिश कितनी अच्छी हो, कितनी नॉलेज पढ़ता है, वो एक्सेप्शंस उसको फाइन ट्यून नहीं वो नहीं आते, मुझे तो नहीं आते थे। तो डेफिनेटली वो मैं पढ़ के गया था और कुछ कुछ आए भी वहां पर, तो ऐसा नहीं था मैंने बिल्कुल 0 करी थी। तो ग्रामर पे मैंने ध्यान दिया था, वो ये है अगेन प्रीवियस ईयर गया, क्वेश्चन सॉल्व करे, देखे मेरी स्ट्रेंथ क्या है विकनेस क्या है और उससे प्रिपेयर किया। और अब हिंदी हिंदी देखिए सर, हिंदी मेरी एक वीक पॉइंट है देखा जाए, क्योंकि अखिलेश हील। तो यूपीएससी में भी हिंदी सिर्फ क्वालिफाइंग होती है, तो तब तो मेरा एम होता था कि बस इतने ही % मार्क्स लेके आने, पर यहाँ तो उसके नंबर जोड़ने थे,
तो हिंदी में मैं सही बताऊं मैंने काफी ध्यान दिया, मैं काफी हिंदी पढ़ी मैंने। मेरी एक मौसी है, वो हिंदी की टीचर है, मैं उनके पास रह के भी आया 3-4 दिन, उन्होंने मेरे को अच्छे से हिंदी पढ़ाई। इनफैक्ट मैं ऐसे लिख लिख कर और उसकी फोटो खींच खींच कर उनको भेजा करता था। मेरी मदर है, वो टीचिंग लाइन में ही है, मतलब फ्रॉम 40 इयर्स, अभी तो खैर प्रिंसिपल है, तो उनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है, तो ऐसे लिख कर सॉल्व कराता था। एक स्ट्रेटजी जो मैंने ऐसे के लिए अपनाई, क्योंकि हिंदी में ऐसे आता है और काफी वेटेज भी लगता है 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स, यस। राइट, तो टॉपिक्स हमें गेज हो ही जाते हैं कि किसके अराउंड आ रहे हैं। जैसे हम लास्ट, इन्होंने तो टॉपिक्स दे भी रखे हैं, तो लास्ट ईयर का भी हम देखें, जैसे वुमेन के इश्यूज पूछते हैं, ज्यादातर महिलाओं के ऊपर आता ही है, थोड़ा राजनीति के ऊपर आ जाता है हमारा, इंटरनेट कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इस तरह का। हाँ जी, एनवायरमेंट पे आ रहे हैं आजकल, एनवायरमेंट पे आ रहा है। एनवायरमेंट पे तो बहुत। क्वेश्चन पेपर देख के मैंने आइडिया लगा लिया था कि विमेन पे आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं, तो मैंने 4-5 टॉपिक बनाए थे और उस पे अच्छा सा मटेरियल पढ़ के 2-4-5 उसमें निबंध लिख लिए थे। जैसे इस बार महिलाओं का आया था कि ग्रामीण विकास में महिलाओं का योगदान, जो मैंने अटेम्प्ट किया था इस बार हरियाणा में। महिलाओं के ऊपर मेरे को 5-6 कोटेशंस बहुत अच्छी याद थी पहले से, और तो वो चीज को लेकर मैंने अपना एक बेस बनाकर उससे फिर आगे का पैराग्राफ कनेक्ट कर करके, तो जब मैं खुद भी ऐसे लिख रहा था तो मुझे अच्छा लग रहा था पढ़ने में कि मैं एक अच्छा ऐसे लिख पा रहा हूँ। तो मेरे को ये लगता है कि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको काफी पीछे भी लेके जा सकता है, क्योंकि हम इतना टच में नहीं होते। तो उसमें भी आपकी स्मार्ट स्ट्रेटजी, आप पूरी हिंदी तो आप नहीं पढ़ पाएंगे इतने समय में कि आप पूरा, पर डेफिनेटली आपको पता है कि इस टॉपिक से ये आ सकता है, तो आप उसी कोटेशंस, उसमें यूज होने वाले शब्द, मैं इनफैक्ट मैंने कॉपी बना के जिसमें इंग्लिश के शब्दों में पता था, उसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन लिखा हुआ था, ताकि शब्द मेरे दिमाग में ऐसा ना हो कि इंग्लिश तो आती है पर इसका हिंदी नहीं आता, तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। वो भी मैंने करा था, तो उसमें मैं लेकिन मेहनत तो करी थी मैंने हिंदी में। आपने जितनी कोर बातें बताई है ना, जो भी एस्पिरेंट सुनेगा ना, तो शायद वो सीधा सीधा इसमें से बहुत सारा निचोड़ क्रक्स निकाल सकता है। और जो आपने जो स्ट्रेटेजी बताई है ना कि भाई मेरा इंग्लिश तो ऑलरेडी स्ट्रांग था और हिंदी के लिए मैंने इस तरह से मेरे फैमिली में, मित्रों में ऐसे अप्रोच किया। ऐसे मैंने अभी बहुत से लोगों से इंटरव्यू किया है, तो रिसेंटली ऐसे बहुत से इनपुट मिले जिनका हिंदी कमजोर है, वो हिंदी के लिए मतलब उन्होंने एक हेल्पिंग हैंड किसी का लिया। और देखो यही अप्रोच है, बैलेंस करा है। जिस प्रकार से रुबेन शर्मा ने सारे सब्जेक्ट को, प्रीलिम्स को बैलेंस किया है, आप लोग भी सभी सब्जेक्ट टॉपिक्स को बैलेंस करके चलेंगे, तभी आप मैक्सिमम मार्क्स मेंस में ला पाएंगे। और मेंस में मैक्सिमम मार्क्स आ गए तो इंटरव्यू का इतना चिंता रहता नहीं है। इज इट करेक्ट और नॉट रुबेन? यस सर, क्योंकि इस बार भी देखा जाए इंटरव्यू मेरे थोड़े, मतलब आई विल से बहुत अच्छे मार्क्स तो नहीं है। एक बार मार्क्स बताइए एक बार आप अपने। सर मेरे 39 मार्क्स हैं इंटरव्यू में आउट ऑफ 75। हाँ, आउट ऑफ 75, पीपल हैव स्कोर्ड 54 भी, 49 बस, 50s में काफी लोगों ने स्कोर किया है जी। और बट हाँ मेरे ओवरऑल 372.5 है। यस यस, देखा मैंने। यस यस तो यस, बहुत बढ़िया। तो वो मेरा मेंस है बिल्कुल। हाँ जी, यस सर। सो फाइनली एक दो क्वेश्चन से मैं फिनिश करता हूं, क्योंकि वीडियो को हम लोग क्या, एस्पिरेंट्स जो हैं वो सब कुछ जानना तो सब कुछ चाहते हैं। तो एक बार आपका ना रियल एग्जाम सेंटर में जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था उसको ब्रीफ में, और जो कोई बहुत अच्छे प्रश्नों को पूछा गया आपसे कि भाई वो ट्रिकी थे, ब्रेनस्टॉर्मिंग थे, वो प्रश्नों के बारे में बता दीजिए। तो सर जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, मतलब मैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज एक स्कूल है जिसमें उससे पढ़ा हूँ, उससे एक स्टेट से एक ही बच्चा सेलेक्ट होता है, तो डिफेंस का स्कूल है। हाँ, तो मैंने हाँ, वैसे ही इंट्रोडक्शन दिया था। मिलिट्री स्कूल, देयर आर 4 मिलिट्री स्कूल ऑल ओवर इंडिया आई थिंक। नहीं सर, आरएमसी एक ही है, वैसे तो सैनिक स्कूल काफी हैं, बट आरएमसी ऑल ओवर इंडिया एक ही है। ओके 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 ओके। तो मैंने अपने जब उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया तो मैंने बोला कि मैं एक ऐसे स्कूल से आया हूँ जो मिनी इंडिया था, मिनी इंडिया। तो मिनी इंडिया को उन्होंने काफी कैच कर लिया वहां पर और उन्होंने वहीं रोक दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया। तो उन्होंने पूछा आप मिनी इंडिया कैसे बनाएंगे, आप अलग, जैसे अब रीजनलिज्म आ रहा है, तो आप बच्चों में एक इंडिया की भावना कैसे लेके आएंगे, और कौन कौन सी चीज है इंडिया की जो हमें एक इंडिया से जोड़ती है। तो उसमें आई थिंक मेरे को 7-8 क्वेश्चन पूछे गए मिनी इंडिया पे, और अलग अलग डायमेंशन से कि सिविल, मतलब जिसके एकदम कुछ कुछ आंसर मैं दे पाया, कुछ कुछ नहीं दे पाया। तो उसमें मैं बहुत ज्यादा सोचा नहीं था ना कभी। और यू वाज ग्रिल्ड बाय देम। हाँ, आपको काफी मेरे को नहीं रोक दिया गया, मुझे आगे भी नहीं बोलने दिया गया था। हाँ, वही फेस था। तो मेरे को लगता है कि एक्सपीरियंस का अगर मैं कुछ बोलना चाहूंगा तो ये है कि आप कोई भी वर्ड या कुछ भी अपने इंट्रो में, क्योंकि इंट्रो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आप उस पर सोच लीजिए। आप कोई मेरे को एक फ्रेंड ने बोला भी था एक्चुअली मॉक से पहले कि ये मिनी इंडिया पे क्वेश्चन आ सकता है, बट मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था एक फ्रेंड से। तो आई थिंक ये एक एक्सपीरियंस के लिए हो सकती है कि आप जो भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप सब कुछ हर डायमेंशन में, हर डायरेक्शन में सोचें। यस यस यस। सो एनी ट्रिकी क्वेश्चन फ्रॉम इंटरव्यूइंग बोर्ड, एनीथिंग एल्स? ये तो इसी पार्ट को उन्होंने फिनिश कर दिया, और भी कुछ ऐसा ट्रिकी? मेरे को मेरे
कॉलेज में जो मेरी डिग्रीज थी सिविल इंजीनियरिंग मेरे पास डबल बैचलर्स है मेरे पास, मैंने फार्मेसी भी है मेरे पास, बिट्स पिलानी से मैं पढ़ा हूँ राजस्थान। मतलब मैं एक्चुअली हैदराबाद कैंपस से हूँ, बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस। ओके। तो मेरे कॉलेज के सब्जेक्ट्स हैं उनसे भी मुझसे काफी क्वेश्चंस पूछे गए, तो मेरे को लगता है कि उसका एम कुछ और था, क्योंकि मैंने सब पहले क्लियर कर दिया था कि मेरा जॉब भी आईटी सेक्टर में रहा है और मैं फैमिलियर नहीं हूँ उनसे। पर उसके बाद भी आई थिंक मतलब सिविल इंजीनियरिंग से मुझे 5-6 क्वेश्चन पूछे गए और फार्मेसी से तो मेरे को शायद 7-8 क्वेश्चन पूछे गए, और उन 7-8 में से मैं 6 मतलब 7 का आंसर नहीं कर पाया, मतलब शायद एक ही क्वेश्चन में आंसर कर पाया, क्योंकि काफी टेक्निकल क्वेश्चंस थे वो, टेक्निकल टर्म्स, ये समझाओ, फिर मैं बोलता सॉरी सर ये, तो वहां पे मेरे को बहुत ज्यादा ग्रिल किया गया। आई थिंक मेरे को तो ऐसा लगा कि मेरे को टेस्ट किया जा रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टेक्निकल थे वो, तो वो भी एक एरिया था जहाँ मुझे काफी ग्रिल किया गया लास्ट में। ओके। और रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या रही है आपकी प्रीलिम्स मेंस की? बहुत ब्रीफ में बता दीजिए कि ये करता था मैं। रिवीजन में आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिस दिन आप पढ़े ना उसी दिन से कॉपी में लिखो, और अगले जैसे उसे 7 दिन बाद आपको रिवाइज करना है। हाँ, मैं वाली स्टडी अपनाता था 1 डे 7 डे 30 डे वाली। यस ये मैं सजेस्ट करता हूँ क्लासेस। यस ठीक है। परफेक्टली तो नहीं कर पाते थे, बट डेफिनेटली वो क्योंकि हम एक बार पढ़ लिया फिर 2 महीने उठाएंगे, इतना भूल जाते हैं, फायदा नहीं होता, दोबारा पढ़ना पड़ता है। तो आप 1 डे पढ़े, फिर 7 डेज बाद देख लें एक बार एटलीस्ट, फिर से 1 मंथ बाद देखें। और एग्जाम से जस्ट पहले, और उसके बाद एग्जाम से जस्ट पहले ना, हाँ एग्जाम से जस्ट पहले वो तो आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, बस। तो ये होगा रिवीजन का। और फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन, जो टू whom you look up to, कि भाई आपने किसको एक प्रेरणा स्रोत माना और आपके लिए ये बहुत अच्छा काम किया आपके लिए, कि भाई ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित थे, आपके फैमिली में या फिर आपके कोई भी कलाम साहब या जैसे कोई भी होते? सर मेरे 2 हैं, एक एथलीट है राफेल नडाल, वो टेनिस प्लेयर है। राफेल नडाल, हाँ। उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ कि वो कभी गिव अप नहीं करते हैं। ऐसे मैचेस हुए जब उन्होंने इंजरी हुई उनको और खेलते रहे और जीत गए। तो ऐसा ही हुआ था मेरे साथ हरियाणा से पहले, मुझे डेंगू हो गया था 1 हफ्ते पहले, और मेरे को काफी हाई फीवर था, 104 हो गया था, पर मैं फिर भी टेबल पे बैठता था, पढ़ता था जितना पढ़ पाता था। तो उनसे मैं, और यही सब मैं जब ये सब सोच रहा होता तो मेरे को नडाल के दिमाग में आता था कि वो इंजरी से खेल रहा है, तो मैं भी कर सकता हूँ कहीं ना कहीं। ऐसे ही एक टॉपर ने बताया था कि वो है ना फेडरर के वो 36 साल वाले, और वो सब ऐसा बताते हैं, ऐसे कोई प्लेयर्स हैं वो भी इंस्पिरेशन लेते रहते हैं। बिल्कुल। दूसरा व्यक्ति सर स्वामी विवेकानंद से मैं काफी इंस्पायर्ड रहा हूँ। ओके पहले से ही तो काम रहना है, कूल रहना है, कैसे डील करना है, तो वो एक पढ़ता रहता हूँ मैं, जब भी थोड़ा प्रेशर में आता हूँ तो वो भी पढ़ता रहता हूँ। फाइनली मैं ये प्रश्न इसलिए पूछता हूं क्योंकि इससे व्यक्तित्व दिखाई देता है कि आप जिनसे इंस्पिरेशन लेते हैं वो ऐसे आप सबकी लाइफ में भी होने चाहिए। मैं एस्पिरेंट्स से भी कहना चाहता हूं आप भी इस प्रकार का व्यक्तित्व रखें कि उनसे मोटिवेट हो। तो फाइनली यार रुबेन, बहुत बहुत बधाइयां आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जल्दी आपकी पोस्टिंग मिले और आप हरियाणा में एक बहुत ही ट्रांसपेरेंटली काम करते हुए हमें नजर आए। और हाँ, मैं सभी एस्पिरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि रुबेन शर्मा के लिए, उनके लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट जरूर लिख दीजिएगा। आगे का उनका जीवन बहुत ही सुखद और इसी प्रकार से सफलता के साथ चलता रहे। थैंक यू सो मच रुबेन। थैंक यू वेरी मच। और जाने से पहले आई थिंक मैं अड्डा को भी बहुत ज्यादा थैंक्स करना चाहूंगा, क्योंकि जैसे उन्होंने को रीच आउट किया, हेल्प किया, और काफी डिटेल्ड, मेरा इंटरव्यू जो मॉक इंटरव्यू 1 घंटा चला था, उसमें काफी डिटेल्ड फीडबैक दिया गया था मुझे। तो अमोल सर जी थे आपके, आईएएस अमोल सर भी थे, साथ में सिद्धार्थ सर भी थे, और प्रॉपर हुआ। हाँ, भी आप प्री इनिशिएटिव है और आप लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों को भी काफी थैंक्स। तो अड्डा 24/7 परिवार जो है आपको प्री मेंस और इंटरव्यूज वगैरह की बहुत प्रॉपरली एग्जॉस्टेड तैयारी करवा रहे हैं हम लोग। हाँ, फाइनली मैं रुबेन एक ये बात कहना चाहूंगा, आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू, बहुत ही मजा आया, वी रियली एंजॉयड विद यू। और हमने देखा कि बहुत से जितने भी टॉपर्स हैं, आप उनके सभी वीडियोस जो हैं हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं। सभी के वीडियोस आ चुके हैं, आप लोग लाइव देखते रहिए लगातार और मोटिवेशन प्राप्त करते रहिए। एक स्टूडेंट ने टेस्टिमोनियल लिखा है कि भाई हाउ वी हैड हेल्प देम, एंड ये और रुबेन शर्मा जी का तो हमने मॉक इंटरव्यू रिलीज कर दिया है आईएएस के चैनल पे, और ये वो रैंक लिस्ट में है, बहुत से लोगों का और भी सिलेक्शन हुआ है। सो वन मोर थिंग आई वांट टू से हियर कि यदि आप हरियाणा अड्डा 24/7, ये एक चैनल का नाम, आईएएस अड्डा 24/7 और पीसीएस अड्डा 24/7, इन 3 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको लगातार इस प्रकार के स्ट्रेटेजी वीडियोस लाते रहते हैं। सो रुबेन शर्मा, इट वाज रियली अ नाइस टॉक टू यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू डियर। और आप बहुत बहुत सफलता आगे से आगे प्राप्त करें, और अपना जीवन आपका बहुत तहे दिल से मैं आपके लिए शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू ब्रदर।
थैंक यू।